समझ जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं टमकटू का विशेष कार्यक्रम जादू जुनून का, जहां प्रत्येक रविवार हम मिलते हैं कुछ ऐसे खास शख्सियतों से जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य किया हो। तो आज हमारे साथ है राजन कुमार शर्मा जी, जो वाटरमार्क स्टूडियो के ओनर हैं और फिलहाल वर्क कर रहे हैं 2D 3D एनिमेशन पे, AR VR और बिजनेस इंटेलिजेंस पे। साथ ही वो वर्क कर रहे हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक पे। चलिए सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है जादू जुनून का में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? एक्चुअली मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बिहार में बेगूसराय नाम का एक जगह ज़िला है जिसमें चिरंजीवीपुर नाम का एक जगह गांव है छोटा सा, जिसमें कुछ हज़ार लोग के आसपास लोग रहते हैं। वहाँ से मेरा बर्थ वहीं पे हुआ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। चलिए राजन जी, अब आपके बारे में जानने के बाद मैं वाटरमार्क स्टूडियो के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि ये बेसिकली है क्या? एक्चुअली वाटरमार्क स्टूडियो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 डोमेन्स हैं। वाटरमार्क स्टूडियो जिसमें हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं। दूसरा डोमेन है वाटरमार्क टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, जिसका यूज़ अलग अलग फील्ड जैसे ब्रॉडकास्टिंग, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर में लोग यूज़ कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। तीसरा हमारा डोमेन है वाटरमार्क एनिमेशन, जिसमें हम लोग 2D 3D एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी फ़र्स्ट फिल्म जो प्लान हो रही है वो 2D एनिमेशन की फ़र्स्ट फिल्म है। ओके सर, आप इसकी आपकी जो कंपनी है उसका मिशन और विजन जानना चाहूँगी कि आप कहाँ तक इसको देखते हैं और कैसे? देखो, जब मैं कंपनी स्टार्ट किया था तो उस समय मेरा एक ही मोटो था कि कोलैबोरेशन इज़ बेटर देन कंपटीशन। तो मतलब ऐसा था कि जब मैं लोगों को देखता था तो कि आपस में वो लोग कंपटीशन ही कर रहे हैं, आपस में लड़े पड़े हैं एक दूसरे से, तो और ग्रो नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कोलैबोरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा कंपटीशन करने से। तो मैं अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किया और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना स्टार्ट किया। मेरा मिशन ये है कि क्वालिटी काम विद इन टाइम प्रोवाइड करना, और मेरा विज़न यही है कि अगले 5 साल के अंदर ग्लोबल मार्केट को कवर करना। ओके, नाइस। तो सर, इस चीज़ के लिए, इतनी अच्छी चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये जानना चाहूँगी। देखो, एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरा जो पास्ट है वो बहुत अच्छा बीता नहीं है, और मैं मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसा था कि मैं क्लास 4 से लेकर के क्लास 8 तक स्कूल भी नहीं गया मैं। उसके बाद फिर 8 से जब स्कूल स्टार्ट किया तो समझ में नहीं आया कि मैथ क्या कहते हैं और साइंस क्या कहती है। फिर धीरे धीरे पढ़ा, समझा, देखा सब चीज़। उसके बाद फिर मैं यहाँ NIT में आया। NIT में आने के बाद मेरे साथ क्या था कि घर से पैसे उतने मिलते नहीं थे, तो खुद को कुछ करना है ऐसा करके विज़न लेके आया था कि खुद कुछ करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। बट ये ऐसा था कि मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा था। बहुत जद्दोजहद लगाने के बाद मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया यहाँ पे, जो 6 महीने के अंदर बंद हो गई, चली नहीं। बहुत सारे कारण थे इसके पीछे जिसकी वजह से वो चली नहीं। तो मेरा अगला टारगेट यही रहा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बंद होने के बाद कि अब कुछ करना है ऐसा जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, लोग खुश हों उस चीज़ को लेकर के। तो मैं बस इसी विज़न के साथ आगे बढ़ा कि अब मुझे अगले 2 साल तक काम करना है, मुझे डेवलप करने हैं खुद को, खुद के अंदर की स्किल्स डेवलप करनी है, और फिर जा कर के मुझे लोगों के लिए काम करनी है। फिर वहाँ से मेरा विज़न स्टार्ट हुआ और मैं 2 साल तक लगातार काम किया, जिसके बीच में बहुत सारे लोग मुझे मिले और मुझे गाइड किए कि किस तरह से काम करना है। और उसके बाद 12 जनवरी 2020 को ही मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाया, लॉन्च किया, जो इसरो के ऊर्जावरण इवेंट में लॉन्च हुआ, और वहाँ से मैं स्टार्ट किया। तो मेरा मोटिवेशन बस यही है कि मेरे लाइफ में कुछ भी चीज़ मुझे मिली तो वो एक बार में मिली नहीं, 10 बार तकलीफ झेलनी पड़ी मुझे, उसके बाद वो एक चीज़ मुझे मिली। तो वहाँ से ही मोटिवेशन आया कि ना, अब तो कुछ करनी है जो एक बार में मिले मुझे। अब वैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम कहीं पे थक जाते हैं या गिर जाते हैं तो एक मेंटर होता है जो कहता है, सिखाता है कि नहीं आपको ये करना है, आप इसके लिए बने। तो कोई तो आपके लाइफ में ऐसा होगा जिन्होंने आपको सिखाया होगा और बताया होगा कि ये आपको आगे यही करना है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा था? देखो, मेरे टैलेंट को पहचानने वाले कुछ लोग ही हैं दुनिया में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिनका है वो प्रतीक खंडेलवाल सर का है, जो इसरो के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और मयंक तिंगुरिया सर का है, विवेक अग्निहोत्री सर का है। मयंक तिंगुरिया सर और विवेक अग्निहोत्री सर मेरे प्रोफेसर भी हैं, और विवेक सर तो मेरे थीसिस के मेरे गाइड भी हैं, जो मैं ट्रांसपोर्टेशन पे मैं थीसिस कर रहा था उस चीज़ को लेकर के।
तो मेरे को गाइड करने के लिए, मुझे मेंटोर करने के लिए ये 3 लोग आए सामने, और प्रतीक खंडेलवाल मुझे हर स्टेप पे गाइड करते थे। एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक जो मैं बताया, वो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक को बताने वाले, सिखाने वाले विवेक सर हैं, और मुझे बिज़नेस कैसे करनी है बताने वाले मयंक सर हैं। और साथ में क्या था ना कि मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, तो मैं यूट्यूब में 2-3 शख्सियत हैं जिनको मैं हमेशा से देखता रहा हूँ। एक लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जो हैं, जिनको मैं हमेशा से 3 से जिस समय से वो स्टार्ट किया उस समय से लेकर अभी तक मैं उनको सुनता आया हूँ। तो वहाँ से मुझे बोलने का तरीका पता चला कि लोगों को कैसे कन्विंस करनी है। साथ में विवेक बिंद्रा सर हैं जो बिज़नेस के बारे में बताते हैं। तो वहाँ से मुझे बिज़नेस सीखा, बोलने का तरीका लल्लन टॉप सिखा दिया, और रियल लाइफ में कैसे जीना है वो मुझे ये 3 लोग सिखा दिए। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज बन के मैं बाहर आया 2 साल के बाद, और मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाया। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके साथ कंपनी में कौन लोग जुड़ रहे हैं? देखो, कंपनी में मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरे बैच से हैं, जो मेरे साथ आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जिसमें मैत्री सापरे है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर हमारी कंपनी की। मैत्री सापरे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल को मेंटेन करती है और सारी प्रेजेंटेशन वगैरह वही देखती है क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा पूजा साहू है, और मेरा जूनियर गौरव तारक है जो मेरा मतलब एक तरह से राइट हैंड की तरह काम करता है, गौरव तारक। और मेरे 2 पुराने दोस्त जो 11th-12th में मेरे साथ पढ़े हैं और अब MBA कंप्लीट करके मुझे ज्वाइन किए हैं, अविनाश चंद्रा और विवेक विराज, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे हर बुरे अच्छे टाइम पे वही सपोर्ट किए हैं मुझे। और गौरव तारक तो खैर मेरे साथ ही काम करता है, वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो मेरे साथ है। ओके, नाइस सर। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आपके जो कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे करते हैं? देखो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए मैं मॉडर्न कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ अभी, जिसको जो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक है। उसमें क्या है कि आप एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक के हेल्प से एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में लोगों के इमोशंस, लोगों के बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर आप ट्रेस कर सकते हो, लोगों की इफ़िशिएंसी पता कर सकते हो कि लोग कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर कैसी है, ये सारी चीज़ें आप उससे पता कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए तो मैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक ही यूज़ करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक बेटर तरीका है ऑर्गेनाइजेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब मैं जानना चाहूँगी कुछ जो हमारी वर्किंग जो प्रोसेस होती है, जो हमारा हम वर्किंग करते रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं वहाँ मैनेज होती है या फिर? एग्जैक्टली, देखो बिज़नेस टूल्स को अगर आप यूज़ करके कर रहे हो तो वो आप बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए आप किसी भी फील्ड में उसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बिज़नेस प्रोसेस हो, मार्केटिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, या फिर बिहेवियर मैनेजमेंट हो, क्लाइंट मैनेजमेंट हो, क्लाइंट के पॉलिसीज़ वगैरह रेडी करते हैं, तो वो भी आपको वो सॉफ्टवेयर, वो टूल्स गाइड करते हैं, तो आप वहाँ से काम कर सकते हो। ऐसा सर कोई एग्जांपल देके आप एक थोड़ा सा समझा पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बिजनेस वाले माइंड वाले लोग डेफिनेटली बहुत ईजीली समझ पाएंगे, बट मैं इसको थोड़ा और ईजी में मैं समझना चाहूँगी। देखो, जैसे है ना कि मान लो कि आपको एक प्रोडक्ट है आपका, उसको आपको मार्केट करनी है, तो आपको पता नहीं होगा ना कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लो कि एक बेबी सोप आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप बेबी सोप, तो आपका यूज़र जो है वो तो बेबी है, आपको तो उसको मार्केट कर ही नहीं पाओगे, वो तो समझेगा ही नहीं कुछ। तो मार्केट किसे करनी पड़ेगी? उसके मदर को करनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी जो होता है वो क्या करते हैं कि पैसे देने का काम करते हैं। एक बच्चे का केयर करने का काम जो है ना वो उनकी मम्मी या माँ जो है वही करती है, या फिर उनके दादी है वो करती हैं। तो मार्केट करने के लिए वो माँ जो है वो उनको हमारे को मार्केट करनी पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पूरे एरिया में कितनी माएँ हैं। तो आपको जब ये सब चीज़ें पता करने के लिए आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ करते हो। कि आप डाटा एग्जैक्टली, हाँ, डाटा पूरा आपके पास मैनेज है, उस डाटा को आप एनालाइज करेंगे, फिर यू नो कि आपके एरिया में कितने लोग हैं, फिर आप कैसे उसका अप्रोच करेंगे, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस मतलब टूल के से कर सकते हैं। फिर जब आपको पता चलेगा कि ये माँ है, ये सब चीज़ ये लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट को, फिर आप उन्हें मार्केट करते हो, उनको ईमेल्स भेज देते हो, मोबाइल में मैसेज भेजिए हो, जहाँ जाए वही चीज़ दिखा रहे हो, गूगल कर रहे हो तो भी वही प्रोडक्ट आ रही है। तो ये सारी चीज़ बिजनेस इंटेलिजेंस के ही पार्ट हैं। और अगर इन सारी चीज़ों में ABM टेक्निक को इंटीग्रेट कर देते हो तो एक बहुत ही क्रूशियल वेपन बन जाती है बिजनेस इंटेलिजेंस।
अच्छा, ये तो ऐसी बात हुई कि बहुत सही है कि सेल्समैन की तरह होता है तो पहले हर डोर पे चले जाइए, पता Exactly. नहीं होता है हाँ। कि रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, तो हर डोर पे आप तो जाने आप की जा ज़रूरत नहीं नहीं सकते, है। आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकता। लेकिन इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एक क्या कहना चाहिए, एक वे दे सकते हैं कि इस वे में हम अगर वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारी सही हो जाएगी। और सही वैसा कहा भी जाता है कि अगर किसी काम को करने के बाद अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो वो काम नहीं होता है। So आपको डेस्टिनेशन पता रहेगी Yes. किन्हें हमको सामान बेचना है। सो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। अच्छा, तो फिर यही सवाल था कि किसी भी बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये ज़्यादा अच्छी होगी या फिर मैनुअली जो वर्क करते हैं हम वो ज़्यादा सही होगा? देखो, सिचुएशन देख के तो यही लगता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेटर रहेगा। बाकी अगर ग्रो करना है रैपिड रेट से, स्पीड विथ एक्यूरेसी वाली चीज़ जहाँ पे आती है, तो आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन जाना पड़ेगा, बेटर तरीका रहेगा। क्योंकि स्पीड विथ एक्यूरेसी लाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड आ गई है, गूगल आ गया, मोबाइल फ़ोन, सेल लैपटॉप, ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो टेक्नोलॉजी विल बी बेटर ऑप्शन फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, सो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि लाइक गवर्नमेंट में अभी भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पेन और पेपर के साथ ही चलती है, कितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हों वो चीज़ें वो वैसे ही मेंटेन करते हैं उनकी जैसी पहले चलती है। तो वहाँ पे अप्रोच करने के लिए आपने कुछ सोचा है आगे? देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है फ़िलहाल के टाइम पे, बट ऐसा है ना कि उनका पुराना पाइपलाइन जो है, हाँ। वो पाइपलाइन वैसे ही मैनुअल है, तो उनको पूरे तरीके से चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि उनके पास जो एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा मैनुअल वर्क करने वाले ज़्यादा हैं। तो अभी के टाइम पे तो नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटेशनल टेक्निक को, धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल में ज़रूर हो जाएगी वो। ओके, चलिए, आपका मानना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हो जाएगी और जिससे कि सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी चलेंगी। एग्जैक्टली। सर, सिचुएशन आप प्रेजेंट की जानती हैं, जैसे कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन है, तो फिर इस ड्यूरेशन में आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं? वो ऐसा था कि लॉकडाउन हुआ तो हमारे को भी धक्का लगा कि ये लॉकडाउन कैसे हो गया करके, अब हम लोग क्या करेंगे करके। क्योंकि हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए थे और लॉकडाउन हो गया, पूरा काम बंद, ऐसा वाला सिचुएशन था। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि वर्क फ्रॉम होम वाली टेंडेंसी जो है सबकी, वही अपनाते हैं हम लोग भी वही किए। मैं अपने घर रूम पे अपने लैपटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठा, सारी चीज़ें फ्रेमवर्क्स रेडी किया, सारे टेम्पलेट्स रेडी किए मैंने कि अब इस टेम्पलेट पे ही सबको वर्क करनी है, ये फ्रेमवर्क है, ये पाइपलाइन है काम करने का, और सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक मोड पे सेट किया। और मैंने वो जो मैं टूल्स की बात कर रहा, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसकी हेल्प से मैं सारे चीज़ों को ऑटोमेटिक मोड पे सेट किया और सबको अपना अपना टास्क असाइन कर दिया। उसके बाद सब लोग अपना अपना टास्क जब असाइन है तो जो प्रोजेक्ट्स आए ऑटोमेटिक टास्क उसके पास चला गया और वो काम करके वहाँ डिलीवर कर दिया। तो हम लोग वही टूल्स वाली जो बात है, उसी टूल्स को यूज़ करके हम लोग ऑटोमेटिक मोड पे सेट किए, मतलब ऑटोमेशन अपने बिजनेस में लेकर के आए, तो बेटर तरीके से वर्क कर पाए हम लोग। और लॉकडाउन कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर ही रहा, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के सो करके काम कर पा रहे थे। एग्जैक्टली, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है Exactly. और उसका यूज़ आप खुद कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो जाएगा फ्यूचर में। जो भी आपसे इस बारे में जानेगा कि हमने भी इस ड्यूरेशन में ऐसे काम किया है। एग्जैक्टली हाँ। नाइस, वेरी नाइस। अब पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बहुत सुन रहे हैं कि इनकी जॉब चली गई, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो आपकी क्या सोच है इसके बारे में कि उनको निकालना बेटर है या फिर क्योंकि इनकी वैल्यू आप जान रहे हैं? देखो, ऐसा है कि कोई भी बिजनेस ओनर को पैसे कमा करके एम्प्लॉई देता है उनका, राइट। और काम नहीं होने की वजह से जो बिज़नेस ओनर है वो एम्प्लॉय को निकाल रहा है, क्योंकि उसके पैसे पे नहीं कर सकता। और मैं हर एम्प्लॉय को यही बोलूँगा कि धीरज रखो, समय अच्छा आएगा और उस टाइम पे बेटर तरीके से काम कर पाओगे। और जी ये लॉकडाउन हो गया, इस टाइम पे जब काम नहीं है तो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, नई चीज़ें सीखो, नए टेक्नोलॉजी को सीखो, नए फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। डेफिनेटली सर, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी सामने। अब पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या प्रिपरेशन है आफ्टर लॉकडाउन आपके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए? देखो, मेरी प्रिपरेशन बस यही है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले 1 साल भी वैसे ही काम करते रहें, ताकि इससे ऐसा होगा कि हम लोग घर बैठ के काम कर सकेंगे और बेटर तरीके से काम कर पा रहे हैं।
उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्क करनी है, पर फ़िलहाल 1 साल के लिए तो हमारी प्लानिंग यही है कि वर्क फ्रॉम होम करें और सब लोगों को ऑटोमेटिक मोड पे सेट करके रखें ताकि वो काम कर सकें, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें, किसी का बर्डन उनके ऊपर ना रहे ताकि वो इफ़िशेंट, क्योंकि बर्डन आने के बाद इफ़िशेंट नहीं हो पाते हो आप, तो वो बर्डन हटा करके उन पर से काम दे रहा हूँ उनको, तो फिर काम बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, वो क्वालिटी आ पा रही है। तो सर अब इतना अच्छा स्टार्टअप आपने जो शुरू किया है, अब आप अपने हमारे जितने भी देश के युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहिए? आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि खूब सारा काम करो, खूब सारा पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो और नई नई स्किल्स सीखो। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढेर सारा आ गया जिससे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो। आप अगर डिज़ाइन से हो तो आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड की चीज़ों को भी ऑनलाइन सीख सकते हो। सीखो, बस सीखो और सीखो, नई आइडिया के साथ अपने आप को प्रोजेक्ट करो। और इन्वेंशन का टाइम अब ख़त्म हो गया, अब कुछ नया इन्वेंट होकर के नहीं आने वाली है, अब नई टाइप की रेलगाड़ी आएगी, अगर आएगी भी तो, और वो इनोवेशन कहलाती है। तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। हमारे प्रोफेसर ने कहा है कि फ्यूचर में सिर्फ एक चीज़ होने वाली है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको आप मॉडिफाई करोगे, उसको इन्हेंस करोगे। नई चीज़ें आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर आ जाती है तो बहुत बेटर है। हाँ, ऑलमोस्ट सब चीज़ तो आ गई है। हवाई जहाज, हवा में उड़ रहे हो आप, ट्रेन से चल रहे हो, ट्रेन से मे बी हाइपर लूप आ रही है, तो मॉडिफाई हो रही है सारी चीज़ें। इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं लोग। तो नई चीज़ें, इनोवेशन पे फोकस करो, रिसर्च करो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करके। थैंक यू सो मच। बस मैं अब एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि टम्बकटू भी हमारे जैसा ही एक स्टार्टअप है, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हो उस तरह से टम्बकटू को भी सपोर्ट करो, ताकि ये लोग भी ग्रो कर सके और फ्यूचर में साथ में हम लोग काम भी कर सकें लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।